सो आप में से जो लोग नए होंगे उनको तो ये नहीं पता है, जो लोग पुराने होंगे उनको पता है कि मेरा जो ये चैनल है वो पहली बार ग्रो किया था मैशले मैजिक एंड मसल्स की वजह से। मेरे चैनल पे मैशले मैजिक एंड मसल्स पूरी तरह से कंप्लीट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो एपिसोड्स हैं उनको कंबाइन करके बहुत बड़े से एपिसोड में कन्वर्ट करूँ। इस वीडियो में मैंने जो पूरा मैशले का वीडियोस है, मैशले का एक्सप्लेन पहले किया हुआ था, उन सारे वीडियोस को जोड़ के एक बहुत बड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ और ये शायद 2 पार्ट में आ सकता है। पहले जो ये पार्ट होगा इसमें करीब करीब 1 घंटे का कंटेंट होगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा, अगर मैं देखूँ कि आप सब लाइक कर रहे हो और इसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा इसका। बाकी तो पूरा स्टोरी आपको इसमें समझ आ जाएगा, पूरा जो अभी चल रहा है, आर्क चल रहा है, पूरा स्टोरी आपको इसमें मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था मैक्स को चोट पहुंचाने के कारण मैश और लुओ के बीच थोड़ा सा झमेला होता है। तभी कमेंटेटर दूसरे पड़ाव के बारे में अनाउंस करता है, जो कि है द लाइफ क्रिस्टल। इस पड़ाव में सबको अपना अपना क्रिस्टल संभाल के रखना होता है और सबको 3 टीम में बांट दिया गया है। पर मैश के टीम से मैश और डॉट दोनों का क्रिस्टल टूट जाता है और सिर्फ फिन का बचा हुआ होता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम लुओ को बहुत खतरनाक अवतार में देखते हैं। वो फिन को पीछे से कहता है, तुम्हारा नाम फिन आर्म्स है ना, तुम रायन आर्म्स की भाई। उसके मुंह से अपना नाम सुन के फिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मन में सोचने लगता है, क्या उसे मेरा नाम पता है? ये तो और ज्यादा बुरा है। लुओ कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारे जैसा टैलेंटलेस बंदा इस स्कूल में है, उससे भी बुरा तुम डिवाइन विजनरी एग्जाम दे रहे हो। जो भी हो, तुम्हें तो हमारे बीच का अंतर पता ही है, तुम जानते हो तुम मुझसे नहीं जीत सकते। एक काम करो, अपना क्रिस्टल मुझे दे दो, ये बिल्कुल सही नहीं कि तुम यहाँ पर हो। उसकी ऐसी बात सुन के फिन डर जाता है और मन में सोचने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि अब तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक बंदा। और फिर वो क्रिस्टल की तरफ देखता है और सोचने लगता है, पर इस क्रिस्टल के ऊपर मैश का फ्यूचर है, मुझे इसे बचाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी देखते हैं उसके मुंह से खून निकल जाता है और उसे पता तक नहीं चलता, वो समझ भी नहीं पाता अभी क्या हुआ, उसका खून कैसे निकला। तभी वो कहता है, मैं फिर से कहता हूँ, क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे जैसे कमज़ोर बंदों को ये सब सुबह नहीं देता, जो इतनी बड़ी बड़ी काम और इतनी बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। वैसे भी तुम हारने ही वाले हो, इससे अच्छा मुझे क्रिस्टल दे दो और मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा और मैं फिर से नहीं पूछूंगा, हार मान जाओ। उसकी ऐसी बातें सुन के फिन बहुत ज़्यादा डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्क को। वो मन में सोचने लगता है, अब तक मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा है उनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं जो अलग है। पहले तो है लेंस क्राउन, जो कि अपने ग्रेविटी मैजिक और अपने क्लास का टॉपर है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा है मैश बैंडेड, जिसे कि मैजिक ही नहीं आता पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तीसरा है लुओ यांग, वो इतना पावरफुल है अब तक वो अपनी टॉप पोजीशन बनाए हुए है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से लुओ दिखाया जाता है। वो मैच सिर्फ बार बार कह रहा है, क्यों हार नहीं मान रहे हो तुम्हें पता तो है तुम मुझसे नहीं जीत सकते। हम दोनों के बीच का पावर का डिफरेंस तुम्हें खुद भी पता है। तुम्हारे जैसे टैलेंटलेस बंदे कचरे को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ फिन मन में सोच रहा है, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं अपना पावर का इस्तेमाल करूँ? अब तक मैंने मेरी पावर छुपा के रखा था, पर अब लगता है ये सही समय है उसे यूज करने का। फिर देखते हैं फिन अपना पहला मैजिक यूज करता है, पर उससे कुछ नहीं होता। लुओ भी सोचता है, क्या इसने अभी क्या किया, कुछ नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं फिन अपना दूसरा मैजिक यूज करता है। लुओ सोचता है कि उससे भी कुछ नहीं हुआ। तभी वो देखता है कि वो जिस जगह पे उसने पहले स्टूडेंट को मारा था, उसका क्रिस्टल तोड़ा था, उसके साथ फिन ने जगह बदल ली है। और उसे तब पता चलता है कि फिन का पावर है जगह बदलना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अपना स्थान बदल सकता है। दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं, वो भाग रहा है, पर तभी देखते हैं उसके पैरों से खून निकल जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे लुओ भी आता है और उसके पैरों के ऊपर पैर रख के कहता है, मैंने कहा था ज़्यादा होशियारी मत करना, तुम्हें पता तो है तुम कितना कमज़ोर हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो तुम? और तुम जैसे कमज़ोर बंदों को ऐसे नहीं रहना चाहिए, हमेशा झुक के रहना चाहिए। दूसरी तरफ फिन तभी बहुत ज़्यादा दुखी है और वो मैश के बारे में सोचता है कि मैश उसका कितना अच्छा दोस्त है। उसके मुंह से हम देखते खून निकल रहा है। वो चिल्ला के कहने लगता है, नहीं, मैं कभी भी ऐसा दोस्त नहीं बनूंगा जो कि अपने दोस्त को धोखा दे दे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुन के लुओ को देखते हैं, वो चाकू अपने पेट और छाती में घुसा देता है, जिससे मैश के मुंह और पूरे बॉडी से खून निकलने लगता है। उसका हालत अब बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो दोस्तों, अब तक हमें ये पता चला अगर लुओ खुद पर अटैक करता है तो वो जाके उसके ओपोनेंट को लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद लुओ के पास कोई पेशेंस नहीं था। दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है
वो सब उसकी ये हरकत देख के डर रहे होते हैं। उनकी आंखों में साफ हम डर देख सकते हैं। वो सब बस यही कह रहे हैं ये आखिर कैसा मैजिक है और ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तभी लोगों को दिखाया जाता है वो अपने गले के ऊपर चाकू रख देता है। ये देख के सारे ऑडियंस डर जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो तो उसे मार देगा, वो तो उसे मार देगा। तभी हम देखते हैं फिन अपना और एक मैजिक यूज़ करता है, उससे भी कुछ नहीं होता, उल्टा उसको ही चोट आता है। ये सब देख के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारा सारा एफर्ट बेकार है। और हम देखते हैं वो चाकू अपने गले में रख देता है। ये देख के फिन सोचता है अब तो मैं नहीं बचने वाला। दूसरी तरफ सारे ऑडियंस डर चुके हैं और सोचने लगते हैं वो तो उसे मार देगा, कोई उसे रोको, तुम यूज़लेस हो और हमेशा यूज़लेस ही रहोगे, तुम्हारा सारा एफर्ट यूज़लेस है। तभी वहाँ पर मैश की धमाकेदार एंट्री होता है। हम देखते हैं वो उसका सर पकड़ के दीवार पे जाके मारता है जिससे पूरा दीवार टूट जाता है। मैश कहने लगता है थैंक यू फिन, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, थैंक यू इस सब के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है इस दुनिया में 13 एंशिएंट छड़ी एग्जिस्ट करते हैं। ये छड़ी सिर्फ उनको ही चूज करता है जिनके पास इन्हें चलाने की शक्ति होता है और वो उन लोगों को बहुत सारा ताकत और ब्लेसिंग्स देते हैं। इन्हें कहा जाता है द मास्टर केन। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लो को पकड़ने के बाद मैश को खुद ही अपने गले में लगता है। लो कहता है मुझे दर्द महसूस नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं मैश उसे फिर से मारता है। जब वो उसे मारता है वो मार उसको ही लगता है। उसे ऐसे देख के फिन सोचता है मैश की अटैक उस पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तभी वो कहता है मेरा जो ये मैजिक है मुझे दर्द महसूस करने नहीं देता, मेरे बॉडी पे अगर कोई चोट आता है तो वो मेरे ओपोनेंट को जाके लगता है। तभी हम देखते हैं वो खुद का पैर काट लेता है जिससे मैश का भी पैर कट जाता है। दूसरी तरफ फिन देखता है उसकी पैर जहाँ पे वो काटा था वो साथ साथ जुड़ जाता है और ठीक हो जाता है। ये देख के फिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लो कहता है कोई भी दर्द हो मुझे कभी महसूस नहीं होता, मेरी देवी ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया है। हम पास्ट की सीन देखते हैं, हेडमास्टर वेलबर्ग ने भी उसकी तारीफ की थी। पर हाँ मुझे जरूर जानना है दर्द क्या होता है, पर तुम्हारे जैसा कोई इनकैपेबल आदमी मुझे कभी ये महसूस नहीं करवा सकता, मुझे अफसोस है। तो अब ज्यादा देर न करते हुए चलो ये सब खत्म करते हैं। फिर मैश को देखते हैं वो एक के बाद एक उस पर हमला करते ही जाता है, लात और घुसे दोनों मारते जा रहा है। पर जो भी वो कर रहा है वो सब उसे ही आके लग रहा है। इससे हम देखते हैं मैश की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। दूसरी तरफ हम लुओ के पीछे उसके गॉडेस को भी देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। वो उसे इन सब चोटों से बचा रहा है। फिर लुओ फिन को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने लगता है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कभी किसी के काम आ भी नहीं सकते। ये सब सुन के हम देखते हैं फिन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपना सर नीचे कर लेता है। यह सब सुन के अब मैश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और मैश कहता है हाँ हो सकता है वो कमज़ोर, हो सकता है वो किसी काम का भी ना हो, पर वो मेरा दोस्त है, कम से कम उसने तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की साहस की है। उसके पास ताकत नहीं थी फिर भी उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाला है और उसके लिए उस पर कोई नहीं हंस रहा है। फिर हम देखते हैं मैश गुस्से में एक के बाद एक बहुत जोर से उस पर घुसा मारते ही जाता है। सारे पंचेस इतने फ्रीक्वेंट थे वो खुद कहता है अच्छा ये कोशिश कर रहा है कि मेरा जो हीलिंग पावर है वो इसके गुस्से के सामने कमज़ोर पड़ जाए, पर ये कभी हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, चाहे वो जितना भी जोर से और जितना भी जल्दी मुझ पर घुसा बरसाते रहे। पर हम मैश को देखते हैं वो एक के बाद एक उस पर घुसा मारते ही जा रहा है। अगर उसको कुछ हो भी रहा है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अब वो रुकने वाला नहीं था। और तभी हम देखते हैं लुओ कुछ नोटिस करता है। वो देखता है उसकी गॉडेस के चेहरे पर एक क्रैक। ये देखते ही वो कहता है क्या एक क्रैक, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी गॉडेस की स्टैचू की कोई लिमिट हो सकता है। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं, मैश रुक ही नहीं रहा है, वो एक के बाद एक बहुत सारे घुसे उस पर बरसाते जा रहा है, जिससे धीरे धीरे करते हुए वो स्टैचू टूट रहा है। और कुछ देर ऐसे ही घुसे खाने के बाद वो स्टैचू पूरी तरह से टूट जाता है। और अब हम देखते हैं लुओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं कि उसे चोट लगा है, पर उसकी हालत ख़राब है। और तभी मैश कहता है सो अब तुम क्या करोगे जब तुम्हें पता चल गया है मैं तुमसे मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हूँ, क्या करोगे तुम? एपिसोड के शुरू में हम गॉडेस की मूर्ति को गिरा हुआ देखते हैं। लुओ उसे देख के कहता है गॉडेस की मूर्ति में क्रैक, इसके बॉडी में इतनी ताकत आई कहाँ से? पर तभी देखते हैं हम वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसके पीछे जो मूर्ति था वो मूर्ति और बड़ा और खतरनाक रूप धारण करता है। लुओ कहता है
तुमने बहुत कर लिया, अब से ये देवी और ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगी। उस देवी को हम देखते हैं, देखने में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। वो देवी मैश पर अटैक करती है, मगर किससे पता है? इंजेक्शन से, बहुत बड़े बड़े इंजेक्शन से। किस किस को इंजेक्शन से डर लगता है कमेंट में बता देना। और एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इंजेक्शन हैं। तभी लोग कहता है माफ़ करना, पर अब मेरे पास टाइम नहीं, तुम्हारा मौत जल्दी होगा। तभी धुलाते ही वो देखता है मैश सारे अटैक डॉज कर चुका है और उसके हाथ में हम उसी आयरन वन को देखते हैं जिसे वो उस वन शॉप से लेकर आया था। उस वन को देखते ही सब कोई बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी देखते मैश उस आयरन वन को अपने खाली हाथों से खींच के एक टेनिस रैकेट बना देता है। ये देख के ऑडियंस में से सब कोई बहुत ज्यादा शॉक होता है और जस्ट कहने लगते हैं कि कैसे एक आयरन वन को वो भी अपने खाली हाथों से। कुछ देर बाद हम देखते हैं मैश एक बॉल जैसा कुछ को गॉडेस की उसी जगह पर मारता है जहाँ पे क्रैक था। ये वो बार बार करने लगता है और इतना स्पीड से करता है गॉडेस भी पीछे सरक जा रहा है। वो अब खुद को और संभाल नहीं पा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अटैक करने के साथ साथ गॉडेस की सारे अटैक, सारे इंजेक्शंस को डॉज भी कर रहा है। इसी के साथ कुछ देर बाद हम देखते हैं मैश के इतने पावरफुल अटैक से उस गॉडेस की मूर्ति में एक के बाद एक क्रैक आने लगता है। पर मैश इतने में ही नहीं रुकता। हम देखते हैं जैसे कि हमारी दुनिया में वॉल टेनिस खेला जाता है, वैसे ही वो उस गॉडेस को वॉल बना के उसके साथ वॉल टेनिस खेलने लगता है। वो बॉल को बार बार गॉडेस के ऊपर मारता है और उससे जब बॉल उसके पास आता है फिर वो उस गॉडेस के पास बॉल मारता है। बहुत देर तक ऐसा ही चलता है। गॉडेस भी लाइक साला अब उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। दूसरी तरफ हम सारे ऑडियंस को देखते हैं, उनकी रिएक्शन देखने लायक थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप ये पैनल देख लो, आप देख ही सकते हो उन कितना ज़्यादा शॉक लगा है। फिर हम लोगों को देखते हैं वो बस चुपचाप खड़ा है और ये सब कुछ देख रहा है। वो अब कुछ कर भी नहीं सकता। हम उसके पीछे अब धीरे धीरे मूर्ति को पूरी तरह से टूटते हुए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये मूर्ति नहीं टूटता, उसका घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो जाता है। वो सिर्फ ये कह पाता है ये कैसे पॉसिबल है कोई ऐसा। तभी मैश कहता है तुम्हें जानना था ना दर्द क्या होता है, कैसा फील होता है, मैं मदद करता हूँ। तभी वो इतना जोर से अपने टेनिस रैकेट से उसके सर पर मारता है कि उसके सर से चारों तरफ खून निकलने लगता है, खूनों की नदियाँ बहने लगता है। और दोस्तों आपको याद है ना, ये नॉर्मल टेनिस रैकेट नहीं है, आयरन की है। मैश का उसके ऊपर ये बार इतना खतरनाक था, ऑडियंस तो चौंक ही जाता है। यहाँ तक कि फिन जिसके ऊपर उसने इतना टॉर्चर किया था वो भी कहता है क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। फिर फिन कहता है मुझे माफ़ करना मैश, मैं किसी काम का नहीं था। पर मैश कहता है ये सारा प्रॉब्लम जो हो रहा है मेरे वजह से है और तुमने जो किया बहुत अच्छा था। तभी वो उसे उठा के बाहर से जाने लगता है। दूसरी तरफ लुओ को हम गिरा हुआ देखते हैं। हेडमास्टर उसे ऐसे देख के कहता है मास्टर के यूजर के ऊपर जीत, बहुत अच्छा। लुओ उन दोनों को देखकर मन में सोचने लगता है मेरा खून नहीं रुक रहा है, बॉडी का हर एक पार्ट दर्द कर रहा है। क्या सच में दर्द हमेशा से इतना खतरनाक, डरावना और दर्दनाक होता है? और फिर हम देखते हैं वो फिन की तरफ देखता है और सोचने लगता है वो लड़का किसी और की वजह से ये सब कुछ सहन किया, सच में वो दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। दूसरी तरफ हमें मार्गरेट दिखाया जाता है, उसके सामने दो बंदे हैं और वो दोनों को वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करके कहता है सच में तुम दोनों मेरे सामने कुछ नहीं हो। ये सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं एक झटके के अंदर मार्क उन दोनों को हरा देता है। ये देख के वो दोनों बस यही सोच पाते हैं कैसे कोई इतना पावरफुल हो सके। तभी कमेंटेटर अनाउंस करता है मैच अब खत्म हो चुका है। मैश और फिन के सामने तभी डॉट आता है। डॉट अब उन दोनों को देख के सोचने लगता है अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैश को देखकर ऑडियंस में से अब कोई उसको हेट नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि वो जब गेट से अंदर आता है उसे देख के उसके नाम की शोर गूंज उठता है। मैश और डॉट को हम इंजॉय करते हुए देखते हैं, सब उनके लिए चीयर करने लगते हैं। पर तभी चारों तरफ शांत पड़ जाता है। हेडमास्टर वेलवर्क मैश को देख के कहता है मैश बर्न डेड, इसके बाद जो तुम्हारे सामने आने वाला है वो तुम्हारी जीवन का सबसे बड़ा ट्रायल है, क्या तुम इससे लड़ पाओगे? दूसरी तरफ सारे ऑडियंस को दिखाया जाता है वो सब अब बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। उनकी आंखों में हम डर, चेहरे पे पसीना देख सकते हैं। वो कहने लगते हैं असली मुकाबला तो अब चालू होगा। दूसरा ऑडियंस कहता है ये वो है जिसने रायन आर्म्स को पिछली बार टक्कर दिया था और हराने भी वाला था, पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था डिवाइन विजनरी बनने में। तभी हम मैश के पीछे देखते हैं, उसके पीछे और कोई नहीं मार्गरेट मैकरन था और लुओ यांग के बीच बहुत घमासान लड़ाई होता है, पर मैश उसे हरा देता है। अगला मुकाबला है मार्गरेट मैकरन और मैश के बीच। अब आगे
शुरू में हम मार्क को देखते हैं, वो मैश से कहता है मैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए बेकरार हूँ मैश। दूसरी तरफ हम डिवाइन विजनरी ऑफ फायर काल्दो और हेडमास्टर को देखते हैं। काल्दो कहता है लगता है मशरूम हेड का जीतना अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अब जो उसका मुकाबला मैकरॉन से होने वाला है। आपको तो पता ही है वो पिछली बार डिवाइन विजनरी बन सकता था पर वो पीछे हट गया, इसीलिए रायन आर्म्स को चांस मिला डिवाइन विजनरी बनने का, जो कि मैं हेड ऑफ द मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हूँ। उसके नाते मैं हर एक कैंडिडेट का एग्जामिन करता हूँ और ये मैं बहुत ही श्योर होकर कह सकता हूँ पिछली बार मैकरॉन डिवाइन विजनरी बन सकता था। और कुछ साल पहले जब मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा था तब मैंने उसका सेकंड विथ मैजिक देखा था, वो बहुत ही, तभी उसे रोक के हेडमास्टर कहता है तुमने सही कहा। हेडमास्टर की ये बात सुनकर वो कहता है सच में आप मुझसे एग्री कर रहे हो? अच्छा तो आपको वो इतना वर्दी लगता है, तो फिर मुझे भी देखना है वो कितना वर्दी है। मैकरॉन बहुत अच्छा कैंडिडेट है, मुझे डाउट है कि मशरूम हेड उसे हरा पाएगा, उनके पावर के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम वेटिंग रूम में मैक को बैठा हुआ देखते हैं। पीछे से एक स्टूडेंट उसे कहता है मुझे सच में नहीं पता था मशरूम हेड मुझे ऐसे बुद्धू बनाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं वो मैजिक नहीं कर पाता है। ये सुन के मैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है, बहुत ज्यादा सीरियस होकर कहता है इसके बाद मुझे स्पॉइल करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी पीछे से ऑटर मेडल कहता है ये तुम्हारे लिए भी जारी होता है, अपना काम ठीक से करो और मैं चुप रहूंगा। उसे ये कहते हुए देख के मैकरॉन कहता है हाँ यही तुम्हारे लिए अच्छा है। उससे इतनी कॉन्फिडेंस से बात करते हुए देख के वो स्टूडेंट कहता है एक डिवाइन विजनरी के सामने होने से भी वो थोड़ा सा भी नहीं डर रहा है। सच में ये मैकरॉन कुछ ज्यादा ही बेडस है। दूसरी तरफ हम मैश के वेटिंग रूम में देखते हैं, वो बैठा हुआ है और अपने आप कह रहा है ये हाथ क्यों दिए हैं डंबल उठाने के लिए, ये लेग्स क्यों दिए हुए हैं ताकि हम लेग्स की एक्सरसाइज कर सके। ऐसे ही बकवास बातें करते जा रहा है। दूसरी तरफ हम डॉट को देखते हैं, वो उसकी बातों के साथ साथ गिटार बजा रहा है। और लेमन को भी देखते हैं, वो भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी है, अपनी तरह से अपनी बात कर रहा है। इन सबको फिन ऐसे देख के कह रहा है ये सब अपने आप बात कर रहा है, इनकी बात सुन कौन रहा है। तभी मैच घड़ी देखता है, घड़ी देख के अपने लिए एक प्रोटीन शेक बना के प्रोटीन पीने के बाद कहता है हमें अपने मसल को भी नरिश करना चाहिए, वर्कआउट का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कौन है ये, कहाँ से आते हैं? तभी वहाँ पे हम काल्दो को देखते हैं, वो आके ही कहता है तुम्हारा डेडिकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिन उसे देख के चौंक जाता है और मन में कहता है ये यहाँ पे कब आया? मैश उसे देख के बहुत ही अजीब मुंह बना के कहता है तुम तो वही हो ना जिसने मुझे बुली किया था। काल्दो कहता है मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, खेलोगे? मैश डायरेक्ट उसके मुंह के ऊपर मना कर देता है। ये देख के डॉट बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसके पीछे आके उसे हाँ कहने के लिए कहता है। तभी काल्दो कहता है देखो मैं हेड ऑफ द मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, तुम मुझसे एग्री नहीं करते हो या फिर मुझे तुम्हारी कोई भी बात नापसंद आता है, तुम डिवाइन विजनरी नहीं बन सकते। ये सुन के साथ ही साथ मैश हाँ कर देता है और साथ में कहता है अच्छा गेम क्या है? तभी काल्दो कहता है गेम का नाम है यू लुक यू लूज, इसमें अगर तुम मुझसे जीत जाओगे तुमको भी डिवाइन विजनरी बनने का पास दे दूंगा। ये सुन के फिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी मैश को देखता है, वो बहुत तेजी से उंगली घुमाता है। ये देख के फिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये कैसा उंगली का खेल है? सीन शिफ्ट होता है, तभी मैच नीचे देखता है कि एक सर्कल जैसा कुछ आ गया है। काल्दो कहता है ये एक अलग तरह का गेम है, मैं जिस डायरेक्शन में उंगली करूंगा वहां पर तुम्हें नहीं देखना है। मैं काउंटडाउन करूंगा 3 तक और ऐसा 3 बार होगा और तुम्हें उस सर्कल के बाहर भी नहीं जाना है। ये सुन के फिन कहता है अरे ये तो मैच की फेवर में लग रहा है। तभी हम देखते हैं वो पहला राउंड चालू करता है और नीचे से उंगली ऊपर की तरफ डायरेक्ट करता है। हम तभी देखते हैं मैच की तरफ नीचे से एक बीम आने लगता है। ये देख के फिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है वो तो नीचे से अटैक कर रहा है, अब मैच क्या करेगा? मैच को तो ऊपर देखना ही होगा। पर हम तभी देखते हैं मैच नीचे झुक जाता है और उसे अवॉइड करता है बिना ऊपर देखे। ये देख के काल्दो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है वाओ तुम बहुत अच्छे कर रहे हो। अब दूसरी बार हम देखते हैं वो 2 डायरेक्शन में उंगली करता है, 2 डायरेक्शन से बीम उसकी तरफ आ रहा है। अब मैच क्या करेगा? वो एक तरफ भी नहीं देख सकता। दूसरी तरफ काल्दो काउंटडाउन कर रहा है, 0 होते होते मैच की तरफ वो बीम आगे बढ़ जाता है। हम तभी देखते हैं मैच झुक के अपने हाथों से उन बीम को टैकल करता है। तभी देखते हैं उसके हाथ में थोड़ा थोड़ा जल रहा है और उसकी हाथ से धुआं निकल रहा है। ये देख के काल्दो और ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है वाह तुमने मेरे इस अटैक को अपने खाली हाथों से रोका। तभी सीन थोड़ा सा चेंज होता है, देखते हैं वो बहुत खतरनाक एक तलवार निकालता है। तलवार बहुत बड़ा और खतरनाक था। उसे निकालते ही काल्दो कहता है ये तलवार ब्लैक फ्लेम से एनहांस किया हुआ है। ये एक ऐसा तलवार है और ये एक ऐसा फ्लेम है जो अगर किसी भी चीज को थोड़ा सा भी टच कर लेता है वो तब तक चलते रहता है जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है। ये सुन के फिन डर जाता है और कहता है मैश रुक जाओ, अब रुक जाओ,
अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन के मैश कहता है काश मैं रुक सकता। तभी देखते हैं वो 3 डायरेक्शन में उंगली करता है। ये देख के फिन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है अब मैश क्या करेगा, उसे तो देखना ही होगा। काउंटडाउन करते हुए कार्ल एक के बाद एक अटैक करता है। पहला अटैक मैश डॉज करता है, दूसरा अटैक भी डॉज करता है, पर तीसरे को वो बिना देखे नहीं कर पाएगा। इसलिए मैश अपना पैर जमीन में गाड़ देता है, सीधा ऊपर जंप करता है, जिससे वो पूरा ग्राउंड को लेके ऊपर उठ जाता है। उस अटैक को डॉज करता है। ये देख के फिन कहता है ऐसा कैसे, वो पूरी जमीन को लेके ऊपर उठ गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैश ये सब कुछ करता है, वो भी बिना ऊपर देखे। सोचो कितना ताकतवर है मैश। मैश के नीचे उतरने के बाद हम तभी देखते हैं कि आउल आता है और उसका क्रीम पफ लेके बाहर से जाने लगता है। मैश उस तरफ देखते ही कहता है अरे मैं तो हार गया। पर तभी काल्डो कहता है नहीं तुम नहीं हारे हो, चलो इसको हम एक ड्रॉ मानते हैं। काल्डो हंस के कहता है जो तुम्हारा करंट लेवल है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मैकरॉन बहुत चैलेंजिंग होगा। ये कह के वो बाहर से चला जाता है। हम मैश को देखते हैं, मैश बहुत ज्यादा सीरियस है। फिन के पूछने पर वो जवाब देता है क्या तुमने नोटिस किया, वो मेरे साथ लड़ते हुए एक भी बार अपना स्पेल का चैंटिंग नहीं किया। फिर कहता है मैं प्रॉब्लम में पड़ जाता अगर वो हेजिटेट नहीं करता। और क्या तुमने नोटिस किया, उसने एक बार भी अपना स्पेल का यूज नहीं किया। दूसरी तरफ काल्डो को देखते हैं। जाते जाते वो अपने मन में सोचता है सच में मेरी तलवार की अटैक को वो अपने फोरहेड से ब्लॉक करने वाला था। पता नहीं वो डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहता है, पर जो भी रीजन हो वो जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। फिर हंसते हुए वो अपने आप से कहता है वो एक अच्छा एलाई हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरा मुकाबला चालू होता है। कमेंटेटर अनाउंस करता है अब बारी है मोस्ट अवेटेड फाइनल मैच की, जिसमें हम देखेंगे मैश बर्नडेड वर्सेस मार्गरेट मैकरॉन। इसमें नियम सिंपल होगा, जो किसी को हराएगा या फिर उसके मुंह से पहले आवाज निकालेगा वही जीत जाएगा। हम मैश और मैकरॉन को आमने सामने देखते हैं। मैकरॉन मैश से कहता है जो भी हो तुम्हारा जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस है, तुम मुझे थ्रिल प्रोवाइड करवाओगे जो मैं अपनी पूरी जिंदगी ढूंढता रहा हूँ, बस इतना ही काम है तुम्हारा मैश बर्नडेड। ये सुन के मैश कहता है बहुत अच्छा जोक था। अब आगे मुकाबला चालू होने वाला है। मैश और मैक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी मैश कहता है होल्ड ऑन, और वो एक क्रीम पफ निकाल के कहता है वर्कआउट से पहले खाना खा लेना चाहिए। और दूसरी तरफ मैक भी कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे भी अपना स्नैक खा लेना चाहिए। और वो अपना श्रिम्प निकाल के टार्टर सॉस में डुबाने लगता है। ये देख के मैश कहता है ऐसे खाने से क्या उसे टेस्ट कर सकते हो, उसका टेस्ट अच्छा होता है। ये सुन के मैक कहता है क्या बात कर रहे हो, ऐसे खाने से इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, इससे अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि श्रिम्प इसे और भी अच्छा कर देता है। उसकी आंख देख के मैश डरता है और कहने लगता है इसकी आंख तो एक मैडमैन की तरह है, ये मुकाबला मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ डॉट डर जाता है और वो कहने लगता है मेरे हिसाब से जो जितना पागल होता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वो सामने काल्डो को देखता है और थोड़ा सा डर जाता है। काल्डो उन दोनों को देख के सोचने लगता है ऑर्टर ने मैक को चुना है, मतलब उसे इस पर पूरा विश्वास है। अब तक उसने मैश पर कोई अटैक भी नहीं किया है या फिर उसे मारने की कोशिश भी नहीं की है। इसका एक ही मतलब है मैक इतना ज्यादा पावरफुल है, वो एकदम से मैश को खत्म कर सकता है। तभी मैक को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर कहता है तो शुरू किया जाए, और अपना पावर अप करने लगता है। उससे इतनी पावर इतनी एनर्जी निकलता है, पूरा स्टेडियम कांपने लगता है। उसकी इतनी पावर को देख के फिन डर के कहने लगता है मेरा शरीर खराब लग रहा है। डॉट उससे कहता है ये उसकी एनर्जी की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ हम लेंस को देखते हैं। वो कहता है तो डिवाइन विजनरी बनने के लिए इतना ज्यादा पावर होना चाहिए। दूसरी तरफ मैश पर अटैक करते हुए मैक कहता है दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो मैश बर्नडेड। उसकी इस अटैक को देखकर फिन कहता है ये तो सिर्फ एक बेसिक मैजिक है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं मैश को, वो उसे वॉलीबॉल की तरह रोकने जाता है। पर पहली बार हम मैश को किसी मैजिक को देखकर ऐसे चौंकते हुए देखते हैं। उसे वॉलीबॉल की तरह मारते मारते वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा हैवी है। और हम देखते हैं वो उसे सामने की तरफ भेज ही नहीं पा रहा है, बल्कि वो मैजिक उसे पीछे धकेल रहा है, पूरा जमीन उखड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉट कहता है अगर ऐसा चलता रहा तो वो तो दीवार में जाके टकरा जाएगा। पर तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं दीवार पूरा टूट जाता है। पर थोड़ा सा क्लियर होते ही हम देखते हैं वहाँ पे कोई नहीं था। ये देख के सब कोई बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, बस सोचने लगते हैं ये कैसे हो गया। तभी हम मैश को देखते हैं, वो मैकरॉन को पीछे से पकड़ता है और कहता है स्पाइन मैजिक हेलफॉल। आपको पता है टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल है। ऐसे ही एक चांस में एमिल को हराया था, पर इस बार हम देखते हैं वो इसे और ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब बस पैनल देखो कितना ऊपर से उसे वो नीचे लाता है। ऑडियंस बस ये देख के शॉक। कोई तो कहने लगता है
इतना जल्दी उसने मैकरॉन को हरा दिया, ये तो बहुत ज़्यादा ओपी है और चैंपियन भी। दूसरी तरफ हमें डॉट को दिखाया जाता है, वो चिल्ला के कहता है आखिर मैश ने उसकी मैजिक को टैकल कैसे किया। फिन कहता है उसने उस मैजिक से भी ज़्यादा तेज अपने पीछे भागा और इसीलिए वो बच पाया। फिर एरिना में दिखाया जाता है मैक को कुछ नहीं हुआ है। ऑडियंस ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं पर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हुआ। दूसरी तरफ डिवाइन विजरी काल्डो को दिखाया जाता है, वो सोच रहा है उसने अपनी म्यूज़िक की नोट को कुशन बना दिया था और उस पर गिरा, इसीलिए वो बच पाया। तभी देखते हैं मैश मैकरॉन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पीछे जाता है, पर तभी हम देखते हैं मैकरॉन बहुत तेज़ी से पीछे घूमता है। अब बस उसकी आँख को देखो कितना तेज़ी से घुमा है और ऐसे पीछे घूम के वो उस पर अटैक करने जा रहा था। ये देख के सब कोई बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और डॉट चिल्ला के कहता है इतनी पास से अगर उसने अटैक किया तो। तभी हम देखते हैं मैक रुक जाता है, सब सोचने लगते हैं पर क्यों। मैक को दिखाया जाता है, वो अपना छड़ी डाउन करके कहता है मुझे लगता है तुम किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्या है वो। तभी हम देखते हैं मैश अपने पॉकेट से क्रीम पॉप निकालता है, उसे देख के मैक कहता है इतनी कीमती चीज़ इसे मुकाबले में ख़राब नहीं होना चाहिए, चलो साइड में रख दो। मैश उसे रखते रखते कहता है मुझे पता नहीं था तुम्हारा ये साइड भी है। सब देख रहे थे और शायद मन में सोच रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी हम ऊपर से एरिना को देखते हैं, बहुत ज़्यादा टूट फूट गया है, चारों तरफ से टूटा फूटा हुआ है। दूसरी तरफ लेंस सोचता है अब तक उनमें से कोई भी अपना फुल पावर यूज़ नहीं किया है, वो सिर्फ खुद को टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ काल्डो सोचता है मैक का सेकंड मैजिक उसे एक स्टेप आगे लाता है और अगर उन दोनों में से किसी ने ये चूज किया तो ये मुकाबला इंस्टेंटली खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मैश और मैक दोनों रेडी होते हैं लड़ने के लिए। मैक कहता है चलो दिखाओ तुम्हारे पास कितना पावर है मैश। सीन शिफ्ट होता है, कहीं दूर आसमान में दिखाया जाता है कुछ ड्रैगन उड़ रहे हैं, उसमें कोई बैठा हुआ है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है मेरे प्यारे मैश बर्नडेड। तभी हम देखते हैं सेलवर को। दूसरी तरफ शायद ये इनोसेंट जीरो हो सकता है, अब तक इसका नाम क्लियर नहीं है। फिर वो कहता है कितना अच्छा होता अगर हम दोनों एक ट्रिप पे चले जाते। सीन शिफ्ट होता है, हम दोनों को आमने सामने देखते हैं, सब उनको देख रहे हैं। तभी मैक अपना मैजिक साउंड फैट का यूज़ करता है जो कि बहुत बड़ा एक बलून जैसा दिखता है। मैश उस पर पांच करने जाता है पर जब वो उसके पास पहुंचता है और उस मैजिक के ऊपर पांच करता है, हम देखते हैं वो मैजिक उसे जकड़ लेता है। मैकरॉन अपना साउंड का यूज़ करता है जिससे हम देखते हैं मैश को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, उसके कान से खून निकलने लगता है। मैश कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। उसे ऐसे देख के मैक कहता है सच में तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, पावर के हिसाब से तुम मेरे आसपास भी नहीं हो मैश। ये कहते हुए वो उस पर फिर से उसी मैजिक से मैश को देखते हैं, वो उसे टैकल करने जाता है। टैकल करना तो दूर की बात, वो मैजिक उसे उड़ा देता है, उसके कान मुंह नाक चारों तरफ से खून निकलने लगता है। उसे ऐसे देख के मैक कहता है तुम वो टार्टर सॉस नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। और फिर देखते हैं वो अपना और एक मैजिक का यूज़ करता है साउंड ऑर्केस्ट्रा, जिसे हम देखते हैं चारों तरफ अलग अलग साउंड की इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे आ जाते हैं और ये स्मॉल नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते, पूरे स्टेडियम में हम देखते हैं। मैक कहता है अब फाइनल है और उस पर अटैक कर देता है। उसे ऐसे अटैक करते हुए देख के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये मैजिक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पूरा स्टेडियम कांपने लगता है। अब बस इस पैनल को देखो, खुद ही समझ जाओगे कितना ज़्यादा पावरफुल है। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं है। सीन शिफ्ट होता है, ऑडियंस को दिखाया जाता है, उनमें से कोई कहने लगता है उसका कोई चांस ही नहीं था और एक बंदा कहता है हाँ वो तो ठीक ही है, आखिरकार मैक एक जीनियस मैजिशियन है। दूसरी तरफ हमें ऑर्टर मेडल और काल्डो को देखते हैं। काल्डो कहता है मैच को फिनिश करने के लिए मैक को अपना पूरी ताकत लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे क्लियर होते ही हम देखते हैं वहाँ पे मैच नहीं था। तभी मैक को नीचे से खींच के मैच जमीन के अंदर गाड़ देता है और अब पहली बार लगता है कि मैक को किसी चीज़ से शॉक लगा है। ऑडियंस ये देख बहुत ज़्यादा शॉक होकर बस सोचने लगते हैं पर कैसे, ये कैसे हुआ। फिन एक्सप्लेन करने लगता है क्या हुआ। जब वो उस पर मैजिक से अटैक कर रहा था तब मैश ज़मीन के अंदर गया और साउंड की मदद से उसे डीप करते हुए मैकरॉन के वहाँ पे पहुँच गया और उसे नीचे खींच लिया। हम देखते हैं मैश ज़मीन से बाहर आता है और मैक के ऊपर एक बहुत ज़ोर से किक मारता है, इतना ज़ोर से कि मैक ज़मीन के अंदर था, वो ज़मीन से उड़ के बहुत दूर जाके गिरता है। ऑडियंस ये देख के पूरी तरह से चौंक जाता है और बस कहने लगते हैं क्या बात है, उसने बस एक ब्लो से मैकरॉन जैसी इतनी जीनियस मैजिशियन को हरा दिया, वाह ये है एक असली चैम्पियन।
पर हम मैश को देखते हैं वो अब रुक नहीं रहा है। वो दौड़ के मैक के ऊपर चढ़ता है और उसे एक के बाद एक पंचेस मारते ही जाता है। उसे इतनी ज़्यादा अटैक करते हुए, इतनी ज़्यादा पंचेस मारते हुए देख के सब बस सोचने लगते हैं क्या ये कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, उसे कोई रोको। पर तभी हम देखते हैं काल्दो को। वो कहता है नहीं, मैश को पता है मैकरन मार्गरेट आखिर कौन है। दूसरी तरफ मैश को दिखाया जाता है वो मैक के ऊपर चढ़ के उसे एक के बाद एक पंचेस मारते ही जाता है। पर तभी मैक कहता है मैं तो यही ढूंढ रहा था। ये सुन के मैश चौंक जाता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है। मैश उड़ के बहुत दूर चला जाता है। दूसरी तरफ मैक कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर क्या होता है। तभी वो एक स्पेल काउंट करता है, मेटामॉर्फोसिस। ये सुन के काल्दो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और पहली बार उसे हम ऐसे चौंकते हुए देखते हैं, क्योंकि इसके पहले जब भी उसे देखते थे वो बस स्माइल करता था और कहता है ये तो अपनी असली पावर को अनलिश करने की मैजिक है। दूसरी तरफ मैक को देखते हैं, उसकी चारों तरफ बहुत बड़े से ब्लास्ट होता है। आप खुद ही देख सकते हो इस पैनल में, ज़्यादा कुछ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ पे पूरा स्टेडियम में बहुत बड़े से ब्लास्ट होता है और ये देख के मैश और बाकी सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। एपिसोड के शुरू में हम ब्यूरो ऑफ मैजिक में एक डिवाइन विजनरी को देखते हैं। वो मैश के बारे में सोच रहा है, पता नहीं मशरूम हेड अभी क्या कर रहा होगा। तभी वहाँ पे नीरा आता है और उनसे कहने लगता है इनोसेंट जीरोस के वहाँ पे हलचल देखा गया है और लगता है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये सुन के वो डिवाइन विजनरी कहता है अच्छा तो फिर एक काम करो, ऑटर मेडल और काल्दो को सावधान कर दो और सिक्योरिटी को बढ़ा दो ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल सके। पर यह सुन के नीरा कहता है नहीं सर, एक्चुअली इनोसेंट जीरो खुद आ रहे हैं। ये सुन के हम देखते हैं वो डिवाइन विजनरी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम स्टेडियम में देखते हैं मैक के एनर्जी ब्लास्ट से वहाँ पे चारों तरफ धुआं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी पावर की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे सब कोई उसको महसूस कर सकते थे। मैक को देखते हैं वो धीरे धीरे अब बदल रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है ऑडियंस को। वो लोग सोचने लगते हैं आखिर ये क्या है, ऐसा मैजिकल पावर हमने कभी महसूस नहीं किया। ऊपर से पूरे स्टेडियम को दिखाया जाता है, उसकी मैजिकल एनर्जी चारों तरफ बिखर रहा है। दूसरी तरफ हम ऑडियंस को देखते हैं, वो किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। तभी हमें मैक दिखाया जाता है, वो एक बच्चे की तरह दिख रहा है। सब उसे ऐसे देख के कहने लगते हैं क्या एक बच्चा। तभी मैक कहता है आखिरकार तुमने मुझे इस रूप में आने में मजबूर कर ही दिया। तभी वो अपना पिंकी फिंगर्स को क्रॉस करता है। ये देख के मैश हंसने लगता है और कहता है क्या 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 उसने पिंकी फिंगर्स से क्रॉस बनाया है। मैक कहता है इस रूप में मैं सिर्फ जबान ही नहीं, मैं अपना ट्रू मैजिकल पावर अनलिश कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तभी हम देखते हैं मिली सेकेंड्स के अंदर वो मैश के साइड में आ जाता है और उसके कान में एक फूंक मारता है। मैश को देखते हैं वो रिएक्ट तक नहीं कर पाया, वो नीचे गिर जाता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगता है। ऑडियंस ये देख के सोचने लगता है अभी 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 ये क्या हुआ, पलक झपकते ही वो यहाँ था, बाहर कैसे पहुँच गया है। और हमें लगता है मैश के कान उसकी कमज़ोरी है। मैश को हम नीचे गिरा हुआ देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। दूसरी तरफ मैक कहता है तुम्हें पता है मेरी असली पावर अनलिश हो चुकी है और इस अनलिश पावर से तुम। तभी हम देखते हैं मैश कहता है अब बहुत हो चुका है और उसे एक पंच मारने के लिए जाता है। पर तभी हम देखते हैं उसकी पंच पहुँचते ही वहाँ से मैक गायब हो जाता है। ये देख के मैश तो हक्का बक्का रह जाता है, समझ नहीं पाता कि वो अभी यहाँ था, अभी कहाँ गया। पर तभी उसके पीछे से हम मैक की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है तुम्हारे ऊपर देखो। मैश पीछे ऊपर देखता है और हम देखते हैं मैक को वो पूरे स्टेडियम के ऊपर जाके बैठ चुका है और बाहर से उसे कहने लगता है तुम समझे नहीं, अब तक मैं तुम्हें जो कहने की कोशिश कर रहा था मैं खुद साउंड हूँ। और ये कहते कहते उतनी ऊपर से वो उसे किक मारता है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है, मैश अपने आप को ठीक करते हुए कहता है तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम्हारे पावर भी मसल पावर है। पर हम देखते हैं मैक चुटकी बजाते हुए कहने लगता है बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ ऑडियंस ये देख के शॉक, वो लोग बस यही सोच रहे थे आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वो अभी यहाँ पे होता है, दूसरे सेकंड के अंदर वो किसी और जगह में है। काल्दो को दिखाया जाता है, वो सोच रहा है
उसकी मैजिक उसे साउंड के स्पीड में ट्रैवल करने की पावर देता है। इसका मतलब वो साउंड के स्पीड से मूव कर सकता है और उसे हराने के लिए तुम्हें साउंड के बैरियर को भी तोड़ना होगा। पर इतना काफ़ी नहीं, इसके लिए तुम्हारे रिफ्लेक्सेस को बहुत ज़्यादा पावरफुल होना होगा। मैश को देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ ये देख के डॉट और फिन डर के साथ चिल्ला के कहने लगते हैं, जब तक तुम सुनोगे तब तक वो अटैक कर चुका होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी मैक चुटकी बजा के मैश पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब तक वो वहाँ पे पहुँचता है और अटैक करता है, हम देखते हैं मैश डॉज कर चुका होता है और मैश को उसके पीछे देखते हैं। ये देख के मैक सोचने लगता है ये कैसे पॉसिबल है। ऊपर से काल्दो सोचने लगता है उसने साउंड की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। हम जानते हैं कि साउंड गैस के मुकाबले लिक्विड में ज़्यादा और सॉलिड में और भी ज़्यादा स्पीड से बहता है और वो वॉल के पास उसे पकड़ के था, तो जब तक उसने उस पर अटैक किया वो उसे भाप चुका था। दूसरी तरफ मैक्स सोचता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मैं चुटकी बजा सकता हूँ तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो चुटकी बजाने जाता है पर देखता है चुटकी नहीं बजता और जब वो हाथ में देखता है उसके हाथ में टर्टर सॉस लगा हुआ था। वो सोचने लगता है पर क्या, कब, कैसे। और तभी देखते हैं मैश खतरनाक तरीके से उसके मुंह पे एक पंच मारता है। अब बस पैनल को देखो, वो पूरा उड़ के नीचे ज़मीन पे जाके गिरता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब कोई चौंक जाते हैं और बस सोचने लगते हैं कैसे कैसे हो सकता है ये। डॉट, फिन और लेंस को देखते हैं। डॉट और फिन सोच रहा है क्या सच में उसने उसे हरा दिया? नहीं, ये हो नहीं सकता, शायद ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तभी लेंस को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर होकर सोचने लगता है अब तक नहीं पता उन दोनों में से कौन जीतेगा, पर मुझे ये ज़रूर पता है मैक के पास अभी भी उसका सेकंड मैजिक बचा हुआ है, उसके पास अभी भी एडवांटेज है। तभी मैक को दिखाया जाता है वो गिरा हुआ है। अपने आप को ठीक करते हुए वो कहता है मैं मानता हूँ तुम एक वर्दी अपोनेंट हो, मैंने कहा वर्दी ओपोनेंट। और तभी वो अपना सेकंड मैजिक यूज़ करता है जिसका नाम है डेथ गोंग। हम देखते हैं उन दोनों के ऊपर बहुत बड़े से एक घंटा को। मैश उसे देख के कहता है ये आखिर क्या चीज़ है? मैक कहता है ये वो चीज़ है जिसकी साउंड अगर किसी ने एक बार सुन लिया समझो वो मर जाएगा, उसके पास और कोई रास्ता नहीं और इससे कोई बच भी नहीं सकता। इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, तुमको मुझे रोकना होगा और मेरे हाथ से इस छड़ी को लेना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं साउंड के स्पीड से मूव कर सकता हूँ और मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कभी भी तुम मुझे पकड़ पाओगे, उसके बाद तुम हार जाओगे। डॉट, फिन और लेंस को दिखाया जाता है। डॉट, फिन तो बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। दूसरी तरफ लेंस सोचता है मैश अगर कहीं बाहर होता तो उसकी जीतना नामुमकिन होता, पर यहाँ पे उसके लिए एक चांस है क्योंकि उन दोनों को इस स्टेडियम से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तभी मैक लड़ने के लिए रेडी होता है और कहता है चलो शुरू किया जाए। और हम देखते हैं वो साउंड के स्पीड से मैश के चारों तरफ घूमने लगता है और कहने लगता है पकड़ो मुझे अगर दम है तो। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं वो बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर बार बार उसके हाथ से मैक छूट जा रहा है। मैक उसे ऐसे देख के कहता है ये बिल्कुल यूजलेस है और तभी वो टाइम गिनने लगता है 30 सेकेंड, 25, 20, 15, 10 और तभी हम देखते हैं सब डर चुके हैं। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं उसे अब बहुत गुस्सा आ चुका है और वो पूरे ज़मीन को तोड़ देता है और वहाँ से ज़मीन को उठा के मैक के सामने एक दीवार की तरह लगा देता है। दूसरी तरफ ऑडियंस ये देख के सोचने लगता है क्या उसने उसके सामने की तरफ मेन रास्ता ब्लॉक कर दिया है। मैक भी सोचता है अब मेरे पास से बाएं और दाएं जाने का ही रास्ता है, पर तभी देखते हैं दीवार तोड़ते हुए मैश उसके सामने आता है और उसे सामने देख के मैक सोचने लगता है अब मैं किस तरफ जाऊँ, क्या वो मेरे राइट साइड से आएगा। तभी देखता है वो मैश उसके राइट साइड में आने लगता है और वो ये देख के लेफ्ट साइड में जाने ही वाला था कि मैश उसके सामने आ जाता है। ये देख के टॉम सोचने लगता है ये तो बेसिक रूल है, जैसे कि फुटबॉल में गोल करते हैं हम दिखाते हैं कि हम इस तरफ जा रहे हैं पर तभी क्रॉस करके हम दूसरी तरफ मार देते हैं। मैश को सामने देख के मैच सोचता है फिर भी वो मेरे सामने है पर हम दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है,
तभी देखते हैं उसके पीछे से वो खिंचाव महसूस करता है और जब वो पीछे मुड़ता है देखता है मैश अपने सिर्फ पिंकी फिंगर से उसको पकड़ चुका है। ये देख के वो बस सोच रहा है ये कैसे पॉसिबल है, मैं साउंड के स्पीड से मूव कर रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, पर उसने सिर्फ अपना पिंकी फिंगर से मुझे पकड़ लिया। तभी हम देखते हैं मैश उसे पकड़ के पूरा स्पीड से ज़मीन में पटक देता है और इसी के साथ मैक हार जाता है। कमेंटेटर अनाउंस करता है आखिरकार मैकरन मार्गरेट को मैश बर्नडेड ने हरा दिया है और अब वो डिवाइन विजनरी बनने की करीब आ चुका है। पर तभी ज़मीन काँप उठता है, चारों तरफ काँपने लगता है, सब आसमान की तरफ देखने लगते हैं और हम देखते हैं आसमान में क्रैक हो चुका है। सब दिखाने लगता है देखो देखो आसमान में क्रैक। तभी उस क्रैक में से बाहर निकलता है एक बहुत बड़े से ड्रैगन और तभी हम देखते हैं बाहर से इनोसेंट जीरो और सेल्वर को। इनोसेंट जीरो कहने लगता है ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड के शुरू में इनोसेंट जीरो को देखते हैं, वो वहाँ पे आते ही अपना पावर का यूज़ करता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, पूरा ज़मीन कांपने लगता है। स्टेडियम को देखते हैं, उसके ज़मीन के पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो भी वहाँ पे थे वो बस अपने आप को किसी तरह संभाल रहे थे, पर तभी हम देखते हैं इनोसेंट जीरो फिर से अपना पावर का इस्तेमाल करता है और इस बार जो जहाँ पे थे वहीं पे थम जाता है, सब कुछ थम जाता है और समय रुक जाता है। पूरे स्टेडियम में कोई भी ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो हिल रहा था। धीरे धीरे हमें एक एक करके सबको दिखाया जाता है, सब कोई फ्रीज हो चुके हैं। तभी देखते हैं इनोसेंट जीरो अपने साथियों के साथ नीचे उतरता है। उतरते उतरते कहने लगता है मैश बर्नडेड, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा, वो भी जिंदा। जब भी मैं सोचता हूँ तुम्हें खोने के बारे में मेरा मन दुख से भर जाता है। तुम बहुत खूबसूरत हो मेरे प्यारे बेटे। सो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है मैश बर्नडेड और कोई नहीं, खुद इनोसेंट जीरो का बेटा है। जब मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर लूँगा मैं पूरा हो जाऊँगा। तभी पीछे से आवाज़ आता है मैं तुम्हें कभी उस पर हाथ नहीं उठाने दूँगा इनोसेंट जीरो। उसके पीछे हम और किसी को नहीं मिस्टर वेलवाक को देखते हैं, पर उसे देख के इनोसेंट जीरो का एक मेंबर कहता है इस बुढ़े को क्या तकलीफ है, इस पर हमारा ब्लैक मैजिक टाइम का स्टॉपिंग पावर भी काम नहीं किया। पर तभी हम देखते हैं वो कुछ महसूस करता है, बहुत बड़े से चाकू उसको दो टुकड़ों में काट रहे हैं। वो सोचने लगता है क्या था ये। मिस्टर वेलवाक को देखते हैं, वो कहता है अगर सिर्फ इतने में ही तुम्हें डर लग रहा है तो भागो यहाँ से। हम मिस्टर वेलबाक को देखते हैं पहली बार इतने गुस्से में। जस्ट आप इस पैनल को देखो, उसे ऐसे देख के कोई भी डर जाए। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगता है, पसीने से पूरे बॉडी भर जाता है। पर तभी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए इनोसेंट जीरो पीछे से कहता है वेलबग, मेरे दोस्तों को तो ऐसे ट्रीट मत करो, फिर तो तुम मुझे दुखी कर दोगे। वेलबग उससे पूछता है आखिर तुम्हारा गोल क्या है। ये सुन के इनोसेंट जीरो जवाब देता है गोल, मैं बस एक परफेक्ट ह्यूमन बनना चाहता हूँ जो ना कभी मरे और ना कभी बुढ़ा हो, हमेशा ऐसे ही पावरफुल और खूबसूरत रहना चाहता हूँ, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। पर यह सुन के मिस्टर वेलबग कहता है तुम्हारा इतना सा विश के लिए अनगिनत जाने जाएंगे, दूसरों की मैजिक को चुराना और उनसे खुद को। पर तभी उसे रोक के इनोसेंट जीरो कहता है तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो वेलबग, इसमें आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। मेरी फैमिली मेरे लिए एग्जिस्ट करते हैं और मैच भी मेरी फैमिली है, तो वो मेरा है, तो मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। पर यह सुन के वेलबग एक धीमी सी सांस लेता है और फिर कहता है लगता है हम बस एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए ही बने हैं। मैश बर्नडेड इस अंधकार सी दुनिया में एक छोटी सी आशा का किरण है, वो इस दुनिया को बचाएगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो पहले मुझसे लड़ना होगा। ऐसा करते करते हम देखते हैं वो अपना पावर को अनलीश करता है और उनके चेहरे पे और दो मार्क निकल आते हैं। उनकी आंखों के नीचे खून से लथपथ हो जाता है और उनकी छड़ी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो को भी देखते हैं, वो भी अपना मार्क और अपना पावर को अनलीश करने लगते हैं। दोनों की पावर का टकराव होने लगता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर वेलबग का पावर है यूरेनस गॉड ऑफ स्काई, दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो का पावर है क्रोनस गॉड ऑफ टाइम। जैसे दोनों के नाम में गॉड है वैसे ही दोनों का पावर भी है बहुत ज़्यादा खतरनाक। अब तक
शायद हमने इतना ज़्यादा पावर किसी के अंदर भी नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है, दोनों को हम आमने सामने देखते हैं, दोनों लड़ने के लिए तैयार। पर तभी हम देखते हैं ज़मीन से कुछ अजीब से क्रीचर बाहर आने लगते हैं। वेलबग उन सबको देखता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इन सबको बाहर निकालते हुए इनोसेंट जीरो कहने लगता है, मुझे बस मैश बंडेड चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए सबको यहाँ पे मरना होगा और अभी मरना होगा। दूसरी तरफ एक एक करके उन सारे क्रीचर्स को दिखाया जाता है। बस अब देखो कितना क्रीपी और कितना खतरनाक लग रहे हैं, और यहाँ पे एक दो नहीं बहुत सारे हैं। ये देखते हुए दूसरी तरफ वेलबग अपना पावर का यूज़ करता है, बहुत जोर से ब्लास्ट होता है, उनके चारों तरफ रोशनी सी फैल जाता है। और हम तभी देखते हैं एक एक करके मैश, लेंस, काल्डो, मैक और डॉट सब कोई जाग उठते हैं। जागते ही वो अपने सामने इतने सारे क्रीचर्स को देख के डर जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वेलबग कहते हैं, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी सारे स्टूडेंट्स को बचाओ। डॉट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था, कैसे मारे, क्या करे। लेंस उसको बताता है, मदद बाद में आ जाएगी, तुम बस अभी इन सबको होल्ड करके रखो। दूसरी तरफ हम काल्डो को देखते हैं। काल्डो एक को मारने लगता है, पर मारते हुए कहता है, ये बहुत ज़्यादा टफ है, एक एक क्रीचर जो है वो सब डबल लाइनर मैजिशियंस जितना पावरफुल है, पर मुझे जल्दी करना होगा, मुझे मिस्टर वेलबग की भी मदद करनी है। डॉट फिर से पूछने लगता है, आखिर इतने सारे क्रीचर्स यहाँ पे कहाँ से आए। पर तभी हम देखते हैं लेंस गुस्से में कहता है, ज़्यादा मुंह मत चलाओ, बस इन सबको मारो। तभी हम देखते हैं वो दोनों अपने पावर से सारे क्रीचर्स को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो को देखते हैं, वो वेलबग को कहते हैं, तुमने इतने कम लोगों को क्यों जगाया, तुम्हें क्या लगता है ये लोग ये सब संभाल पाएंगे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता, बाकी सब की चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करता। तभी हम देखते हैं दोनों को आसमान में, शायद मिस्टर वेलबग उन्हें टेलीपोर्ट करते हैं, और वेलबग तभी कहते हैं, मुझे लगता है ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सब जितनों को भी मारते जा रहे हैं और ज़्यादा क्रीचर्स आते जा रहे हैं। ये देख के डॉट कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम इन पर टेंट भी दे रहे हैं। पर लेंस तभी कहता है, लड़ते रहो, मदद जल्दी आ जाएगा। तभी हम देखते हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा बड़े से कांटेदार बॉल जैसा बाहर निकलता है, और एक टावर भी खड़ा होने लगता है। ये इतना बड़ा था कि इसे देख के डॉट बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, अगर ये हम पर गिरा तो हम सब एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं उस टावर के ऊपर और कोई नहीं, सेलवर है। हमें दिखाया जाता है सब इन सब क्रीचर से लड़ रहे हैं, पर मैश एक जगह चुपचाप खड़ा हुआ है और उस पर कोई क्रीचर हमला भी नहीं कर रहा है। ये देख के डॉट कहता है, ये सारे क्रीचर्स हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वो देखो मैश को, वो बस बच्चों की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ है। मैक कहता है, मुझे लगता है उन्हें उनके पास ये पावर है श्योरिफाई करने का, वो उसे वैसे ही रोक सकते हैं। ये सुनकर डॉट पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता ये? तभी मैक कहता है, ये एक लड़की की इंट्यूशन है। ये सुनकर डॉट थोड़ा सा चौंक के कहता है, अच्छा तो क्या तुम एक लड़की हो? मुझे पहले से ही पता था। दूसरी तरफ वो मैश के ऊपर चिल्ला के कहता है, मैश चुपचाप खड़े मत रहो, जाओ और उस टावर को देखो, क्या कर सकते हो। यहाँ पे तुम रहोगे तो तुम्हारे लिए ही खतरा है। मैच भी ओके कह के वहाँ से चले जाने लगता है। फिर वो उस टावर के सामने पहुँच जाता है। वो टावर इतना बड़ा था कि उसके सामने मैच बस चींटी या फिर उससे भी छोटा लग रहा था। उसे उसके सामने ऐसे देख के डॉट सोचने लगता है, सब कुछ तो ठीक है पर अब सबसे बड़ा मुश्किल होगा उस टावर पर चढ़ना। पर तभी हम देखते हैं मैच अपने आप को रेडी करता है और उस टावर के नीचे बहुत जोर से लात मारता है और उस टावर का नीचे से एक ब्लॉक बाहर निकल जाता है। और ऐसे ही मैच एक के बाद एक किक मारते ही जाता है। टावर से एक एक ब्लॉक कम होने लगता है और हम देखते हैं कुछ देर बाद सेलवर उसके सामने है। दूसरी तरफ डॉट ये देख के सोचता है, ऐसा भी किया जा सकता है। मैच को सामने देखते ही सेलवर को उनके पुराने मीटिंग की बात याद आने लगता है और वो कहता है, तो फिर मैच बंडेड, हम फिर से मिल ही गए। मेरे टावर को ख़त्म करने से कुछ नहीं होगा। पर तभी हम देखते हैं मैच कहता है, हाँ, मुझे याद है, बहुत दिन हो गए ना, तुम वो हो ना जो मेरे साथ एंट्रेंस सेरेमनी एग्जाम में बैठे थे। ये सुन के सेलवर को बहुत जोर से झटका लगता है, उसकी आंखें बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं।
इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। दूसरी तरफ सिल्वर और मैश अब आमने सामने। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है मैश, लेंस और मैक सब सारे क्रीचर्स से लड़ रहे होते हैं, पर वो जितना लड़ते हैं उतना क्रीचर्स बढ़ने लगता है। ये देख के डॉट कहता है और कितना इन सबको रोके, ये सब तो बढ़ते ही जा रहा है। तभी वो अपने पीछे एक बेबी कार में बेबी को देखता है और वो देख के सोचने लगता है एक बेबी इस लड़ाई के मैदान में आखिर क्या कर रहा है। पर वहाँ पे जाते ही एक मैजिक का स्पेल कास्ट होता है और तभी हम देखते हैं डॉट एक बच्चे में बदल जाता है। एक बच्चा जैसे बात करता है गा गू वैसे बात करने लगता है। डॉट को देखते हैं वो समझ नहीं पाता आखिर क्या चल रहा है, वो बच्चा क्यों बन गया है। पर तभी हम देखते हैं पीछे से एक अजीब से आदमी आता है जो कि द 6 क्रिमिनल केन्स में से एक है। उसका नाम है सीटर बेबी और ये 6 केन्स इनोसेंट जीरो के डेथ रो का मेंबर है। वो डॉट को ऐसे देख के हंसते हंसते कहने लगता है मेरी मैजिक किसी को भी बच्चा बना दे सकता है और उसके पास से सारा पावर खींच ले सकता है। वो डॉट से कहता है मेरी मैजिक ऐसा मैजिक है जो तुमको सिर्फ बच्चा ही नहीं बनाता, तुम्हारे पावर को भी 10% करके रख देता है। डॉट भी बच्चे की आवाज में कहने लगता है बच्चा रुको रुको हम अभी दिखाते हैं तुम्हें, और वो उस पर अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं उसका अटैक एक फुसकी बम जैसा निकलता है। खुद की मैजिक को इतना कमजोर होते हुए देख के डॉट भागते भागते सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ, ऐसे तो मैं यहाँ पे इन सबके बीच जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे ढूंढना होगा, लेंस को ढूंढना होगा, वही मेरी मदद कर सकता है। तभी वो अपने सामने लेंस को देखकर दौड़ के उसके पास जाता है। दूसरी तरफ हम लेंस को देखते हैं, वो अपने सामने इस छोटे से डॉट को देख के सोचने लगता है क्या एक बच्चा, क्या तुम मजाक कर रहे हो, अभी ये मजाक करने की टाइम है कोई। पर तभी देखते हैं उन पर अटैक होता है और वो डॉट को लेके वहां से भागते हुए सोचता है क्या ये कोई मैजिक है, इसकी वजह से ये बेबी बन गया है। पर जो भी हो, और डॉट की चेहरा देखकर वो कहता है बच्चा होकर भी ये बहुत ज्यादा एनोइंग है। भाई एक बच्चे को देख के ये क्या कहता है यार, कौन कहता है ऐसे। दूसरी तरफ सारे क्रीचर्स भी उन पर अटैक कर देते हैं। उन सबको मारते हुए लेंस कहने लगता है अब मुझे ये मत कहना कि इन सब से लड़ते हुए मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। तभी वहाँ पे हम एक खिलौना जैसा कुछ को देखते हैं। डॉट उसे देख के खुद को रोक नहीं पाता और उससे खेलने लगता है। तभी वहाँ पे और एक मैजिक होता है और हम देखते हैं डॉट के साथ साथ अब लेंस भी एक बच्चा बन चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। लेंस कहता है चुप रहो, तुम चुप रहो, कोई भी बात मत करो। दोनों बच्चे की तरह बात करने लगते हैं। पर तभी देखते हैं वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिससे वो दोनों थोड़ा सा दूर जाके गिरते हैं। डॉट फिर से उस खिलौने से खेलते हुए कहता है मेरा बेबी इंस्टिंक्ट खिलौना सामने होने पर खुद को रोक नहीं पाता हूँ, मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। तभी देखते हैं उनके पीछे से सीटर बेबी आता है और उन्हें देख के हंसते हंसते कहने लगता है मैंने जब अपना स्पेल कास्ट किया था तभी तुम्हारा हार पक्का हो गया था, तुम दोनों अब कभी भी जीत नहीं सकते। फिर क्रिपी स्माइल देते हुए कहता है कितना ज्यादा मजा आता है किसी वन साइडेड पावरलेस बच्चे के साथ लड़के जिनके पास कोई पावर ही नहीं होता। तभी हम देखते हैं वो अपने साथ सारे क्रीचर्स के साथ उन पर हमला करने के लिए कहता है। पर दूसरी तरफ हम लेंस को देखते हैं, वो अपना ग्रेवी रोल मैजिक का यूज करता है। अभी भी उसके बच्चे होने पर भी ये मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था, वहाँ पे जितने भी सारे क्रीचर्स और सीटर बेबी सब कोई जमीन के साथ पूरी तरह से चिपक जाता है। उनके नाक मुंह से खून निकलने लगता है। ये देख के सीटर बेबी सोचने लगता है क्या ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने तो उसको बच्चा बना दिया था, कोई बच्चा इतना ताकतवर नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है। दूसरी तरफ डॉट को देखते हैं, बच्चा होने पर भी वो उसकी पावर्स देख के बहुत ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है लेंस क्राउन अपने छोटे से एज में भी इतने पावरफुल थे, ऐसे ही तुम हमारी क्लास के टॉपर नहीं हो। दूसरी तरफ काल्डो को देखते हैं, वो सारे क्रीचर्स से लड़ रहा था, वो भी ये देख के कहता है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के बच्चे से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे, हम जानते ही है वो अपने एज के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी लेंस को देखते हैं, वो बच्चा होकर भी बहुत ही सीरियस होकर कहता है मैगा तुमने कहा था ये मुकाबला वन साइडेड है, तुमने बिल्कुल सही कहा था। और तभी देखते हैं वो और डॉट नॉर्मल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम किसी दूर आसमान में देखते हैं रियो और नीरय। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकता है तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। रियो और नीरय आसमान में झाड़ू में उड़ रहे होते हैं और नीरय पूछता है आखिर मिस्टर वेलबग और इनोसेंट जीरो के बीच में रिलेशन क्या है। रियो एक्सप्लेन करने लगता है अभी हम जिस दुनिया जिस सोसाइटी में हैं, ये सोसाइटी एक ग्रेट मैजिशियन ने अपने हाथों से बनाया था, यहाँ तक कि उसका डार्क मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके सामने आज हम जिसे जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, उनमें से कोई भी नहीं टिक सकता था। उसी ने ठीक किया था एक डिवाइन विजनरी कैसा होता है, कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। यहाँ तक कि इनोसेंट जीरो और मिस्टर वेलबग उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट छात्रों में से है।
ये सुन के नीरा कहता है तब तो मिस्टर वेलबग और इनोसेंट जीरो इक्वली पावरफुल होंगे ना। ये सुन के रियो कहता है हाँ हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, पर इनोसेंट जीरो ने अचानक हमला किया, मतलब उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड जरूर होगा। दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो और वेलबग को देखते हैं। इनोसेंट जीरो हंसते हंसते कहता है वेलबग मुझे देखकर खुश नहीं हो। ये कहते कहते वो अपना मास्क उतारता है और हम देखते हैं वो बिल्कुल फेसलेस था, उसके मुंह पर कुछ भी नहीं था। लिटरली आप देख सकते हो इस पैनल पे। ये देख के जैसे हम शॉक होते हैं वैसे मिस्टर वेलबग भी शॉक हो जाते हैं और तभी वो कहने लगता है क्या देख रहे हो। हम देखते हैं उसका चेहरा धीरे धीरे इंसानों जैसा बनने लगता है और तभी वो अपना मास्क को फिर से लगाता है और कहता है क्या लगता है तुम्हें अब मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ। पर वेलबग को देखते हैं वो पूरी तरह से चौंक चुके हैं। उनके चेहरे पर हम देख सकते हैं वो कितना ज्यादा शौक है। वो बस इतना कहते हैं मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम अपनी ह्यूमैनिटी भूल चुके हो, तुम अब एक इंसान नहीं हो। इनोसेंट जीरो हंसते हंसते कहने लगता है क्या बात कर रहे हो, मैं एक इंसान से ज्यादा इंसान हूँ, मतलब एक इंसान जितना इंसान है उससे भी ज्यादा इंसान हूँ। मेरे पास सबसे ज्यादा चाहत है सब कुछ की, जितना एक नॉर्मल ह्यूमन को होना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा। जैसे कि देखो ना, मैं पावरफुल बनना चाहता हूँ, हमेशा ऐसा रहना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पे इसी वजह से मैं मैश को लेने आया हूँ, और उससे भी बड़ी यहाँ पे मैं तुमको मारने आया हूँ वेलबग। तभी वो अपना स्पेल कास्ट करता है टाइम्स द लिविंग डेड। ऐसे ही मिस्टर वेलबग चौंके हुए थे, इस स्पेल को देखकर और भी ज्यादा चौंकते हैं और कहने लगते हैं क्या ये स्पेल तो फॉरबिडन स्पेल है। और बस आप उस स्पेल को देखो, उसमें इतना सारा डिटेल्स है, इतना सब कुछ है, बस अब देखो इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से सेल को देखते हैं। उसका चेहरा पूरा गुस्से से भर चुका है। गुस्से में वो मैश को कहने लगता है क्या सच में तुम मुझे भूल गए। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं, वो अब बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है। वो बस कहने लगता है आई एम सॉरी। और हमको उसका विजन दिखाया जाता है, वो एक्चुअली सेल को कैसे देख रहा है। वो उसे एक चलता फिरता क्रीम पफ दिख रहा है। सोचो यार, बंदे की क्रीम पफ के लिए प्यार कितना ज्यादा है। काश ऐसे हमारी छोड़ो। दूसरी तरफ सेल खुद को अब और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके जैसा पावरफुल को कोई अगर भूल जाए तो सोचो, उससे ऐसे ही खुद पर इतना ज्यादा घमंड है। और फिर देखते हैं वो उसे कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा और अटैक कर देता है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉट लड़ते लड़ते उन दोनों को ऐसे देख रहा था और सोच रहा था काश मैश इस बार ठीक ठाक बच जाए। पिछली बार तो एबेल के डॉल उसके सामने आ गया था इसलिए बच गया था, पर इस बार क्या करेगा। दूसरी तरफ सेल को दिखाया जाता है, वो किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है और कहने लगता है क्या वो सच में मेरी मैजिक के ऊपर दौड़ रहा है। और लिटरली हम मैश को देखते हैं, बंदा सेल के मैजिक के ऊपर दौड़ और उड़ दोनों रहा है। भाई लिटरली ये बंदा क्या है भाई। कुछ देर ऐसे चलने के बाद हम देखते हैं वो नीचे आके सेल को एक जोर से मुक्का मारता है। वो हीट इतना ज्यादा था कि सेल जैसा आदमी भी भाई हिलता भी नहीं है यह बंदा, पर इस हीट के वजह से वो पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं वो अपने गाल को भी पकड़ा हुआ है। मैश की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है पर कैसे, पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था, वो मेरे अटैक को डॉज भी नहीं कर पाया था, पर इस बार क्या हुआ। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं, वो कहने लगता है अब याद आ गए हो तुम मुझे और तुम्हारी ट्रिक, अब मुझे पता है तुम कैसे लड़ते हो। तुम्हारी वैसा फालतू ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। सेल को देखते हैं, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने गालों पे हाथ लगाकर बस उसे देखता रहता है। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। स्टोरी बाकी है, देखते रहिए, जल्दी लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए।